कैसे हैं? बढ़िया जी। आज हम लोग अपने एक नए चैप्टर की बात करेंगे और ये चैप्टर आज स्टार्ट होगा और आज ही एंड हो जाएगा। सर क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर का नाम है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का मतलब अग्रिम कर। कोई भी चीज़ आप एडवांस में पेमेंट कर देते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने एक सैलरी का पेमेंट किया। मैंने क्या किया? सैलरी पे कर दी। अच्छा, सैलरी मेरा ये जो मंथ चल रहा है ना, रनिंग मंथ है, वो मेरा है चलो मान लेते हैं जनवरी, और मैंने सैलरी पेड फॉर है फरवरी। अब अगर जनवरी में मैं फरवरी की सैलरी दे दूं तो ये क्या कहलाएगी सर? सर यही तो कहलाती है एडवांस सैलरी। अच्छा, इसका मतलब जो चीज ड्यू नहीं हुई, इसका मतलब नो ड्यू, जिम्मेदारी नहीं थी, दैट वाज नॉट अ लायबिलिटी, बट पेमेंट वाज डन। पेमेंट वाज डन, यही तो मतलब हुआ। हाँ सर, तो अगर ड्यू नहीं है और पेमेंट कर दिया तो इसको हम लोग कहेंगे एडवांस सैलरी। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जो एडवांस टैक्स होगा ना, दैट वुड बी इन द सेम मैनर, मींस 2026 का जो टैक्स होगा वो हम 2025 में ही पे कर देंगे। अरे अरे अरे, यही तो होता है ना एडवांस टैक्स ना? ये नहीं होता। हमें दुनिया का कोई ऐसा बंदा बता दो कि हम अगले साल 5 करोड़ कमाएंगे, उसका टैक्स हम आज गवर्नमेंट को दे देंगे। नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज आपने कमाई नहीं उस पर गवर्नमेंट टैक्स कैसे ले लेगी, और आप दे कैसे दोगे? एडवांस टैक्स, दिस इज नॉट द सेम एज योर एडवांस सैलरी। खर्चों के एडवांस होने में और टैक्स के एडवांस होने में फर्क है। एडवांस टैक्स कब एडवांस माना जाएगा? होता क्या है, मेरा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो अप्रैल 25 से लेकर मार्च 26 तक है। अगर मैं इसमें कमा रहा हूं, दिस इज द पीरियड इन विच आई एम जस्ट अर्निंग द अमाउंट, एंड द अमाउंट ऑफ अर्निंग शैल बी असेस्ड। असेसमेंट होता है ना, वो हमारा असेसमेंट होता है फाइनेंशियल ईयर 26-27 में। इसको हम लोग असेसमेंट ईयर के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग प्रीवियस ईयर के नाम से जानते हैं। और आप लोग को ये मालूम है, जो कुछ भी अर्न करो, कमाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ और इसके गुण गाते जाओ, ऐसा नहीं है। और सरकार हमसे टैक्स कब लेगी? अगले साल लेगी। तो सरकार कहती है बेटा तूने तो कमा लिए, पेट भर लिया, तेरे टैक्स का इंतजार हम 1 साल तक करें, इस साल के खत्म होने के बाद हम इस साल का इंतजार करें कि तू आएगा, तू मुझे टैक्स देगा। अरे भाई, मैं क्यों ना आपसे, आप कमा चुके हो, यू अर्न समथिंग, इट मींस द अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन ड्यू, बट इट इज नॉट पेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर मैं बोलूं तो गवर्नमेंट कहती है कि एक काम करते हैं, हम आपसे आपका ये टैक्स जो मेरा ड्यू हो चुका है, आप कमा चुके हो, अब मैं 1 साल तक वेट करूं अपने टैक्स के लिए, तो एक काम करो, हम आपके ऊपर एडवांस टैक्स का सिस्टम ले आते हैं। क्या ले आते हैं? और इस एडवांस टैक्स के तहत प्रीवियस ईयर का टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ेगा। और एडवांस टैक्स लायबिलिटी में आप तब आएंगे जब आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 प्लस से अधिक होगी। और ये एक्चुअल नहीं होती, ये एस्टिमेटेड होती है। जब आपको लगता है, कि जो आपको टैक्स सरकार को देना है दैट वुड बी मोर देन 10,000, that would be more than 10,000, then in that case you will fall under the provisions of advance tax, and you have to make the payment of advance tax according to the system, and the system is your this one chapter. हमें अब इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेटेड इनकम पर 10,000 रुपए से ऊपर की बनती है, और वो एस्टिमेट कौन करेगा? असेसिंग ऑफिसर ना। यू हैव टू असेस योर इनकम, यू हैव टू एस्टिमेट योर करंट ईयर्स इनकम अकॉर्डिंग टू योर ओन सिस्टम, own basis, own books of account. Government is not going to force you to calculate the estimation according to their provisions. वो पॉसिबल भी नहीं। गवर्नमेंट तो आपसे ये कहती है कि आप अपने हिसाब से निश्चिंत होकर बैठो और देखो कि कितना कमाया है आपने।
और जितना कमाया है उस पर टैक्स जो लगेगा, कमाया है या कमाएंगे पूरे साल भर में, उस पर जो टैक्स बनेगा, अगर उसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 से अधिक आती है तो आप एडवांस टैक्स के प्रोविजंस में आएंगे। ये है, देखें, when advance tax payable by any person is rupees 10,000 or more, जब आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर की बनेगी तो ही एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनेगी, और इन रेस्पेक्ट ऑफ द करेंट इनकम, इसका मतलब करेंट इनकम जो साल चल रहा है। और सर साल तो पूरा साल भर चलेगा ना, अप्रैल से मार्च तक, तो इस साल में जो कुछ भी आप टैक्स पे ऑफ करोगे, इस साल में, वर्ड ढंग से सुने, ट्विस्ट है, इस साल का आप जो कुछ भी अमाउंट सरकार को टैक्स पे ऑफ करेंगे वो सब का सब एडवांस टैक्स माना जाएगा। इट मींस 25-26 ईयर्स का अगर आपने 25-26 में 31 मार्च 26 तक कुछ भी टैक्स का पेमेंट कर दिया इस ईयर के लिए तो वो एडवांस टैक्स में ही आएगा। गॉट इट? यस सर। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आई सर, हाउ टू कंप्यूट। हाँ या ना, एक बेनिफिट दिया गया है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को। किसको? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को इससे बाहर रखा गया है जिसकी एज 60 इयर्स प्लस हो जाए करंट ईयर में या उससे अधिक हो तो उसको बाहर रखा गया। अगर उनकी कोई पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो, अगर उनकी कोई पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो यानी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स shall not follow the provisions of advance tax if they do not have any income which falls under the head PGBP. That's it. अगर उनकी पीजीबीपी की इनकम है, भैया आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हो, even though you have to follow the provisions of advance tax. कैसे कंप्यूट होता है, अमाउंट कैसे निकलता है एडवांस टैक्स का, किस अमाउंट पर हम लोग सरकार को देखते हैं। ये है टैक्स ऑन टोटल इनकम, जो आप कैलकुलेट करेंगे उसमें से रिबेट एंड रिलीफ निकाल देंगे, सरचार्ज ऐड कर देंगे, एचईसी ऐड कर देंगे, टीडीएस, टीसीएस, एएमटी और मैट क्रेडिट माइनस कर देंगे। द रेस्ट अमाउंट विल बी योर एडवांस टैक्स। द अमाउंट ऑफ टीडीएस टीसीएस छोड़ दो। सेक्शन 211 क्या बोलता है? सेक्शन 211 आपके सामने एक पॉइंट रखता है कि इनको छोड़ दो। किनको? 44 एडी और 44 एडीए यानी प्रिजम्पटिव इनकम जिनके ऊपर एप्लीकेबल होता है उनको छोड़ दो, अदर देन प्रिजम्पटिव इनकम पर आ जाओ और ये देखो कि उनकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनती है, जरा ढंग से देखिए गवर्नमेंट ने क्या बोला। गवर्नमेंट ने कहा कि अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, इसकी जो एडवांस टैक्स की डेट होगी वो 50th जून होगी, इसका 15 तारीख। इसकी जो एडवांस टैक्स की डेट होगी वो 15 सितंबर होगी, इसकी मिड वाली डेट। और इस क्वार्टर का अब आप हमसे बता दो, आप ही बता दो सर, 15 दिसंबर, यस। और इसका सर 15 मार्च। सर अब भी तो आपने कहा 31 मार्च तक कुछ भी पे ऑफ। अरे भाई आपके सामने डेट दी गई है 15 मार्च। Even though you are making the payment after 15th March but before 31st March, that would be treated as advance tax itself. हम उसके बाहर नहीं जा रहे। 31 मार्च तक आप कुछ भी टैक्स के नाम पर इस साल का पेमेंट करोगे वो एडवांस टैक्स में आएगा, लेकिन ड्यू डेट दी गई है 15 मार्च। इसका मतलब इसके बाद अगर आपने पेमेंट किया है, यस इट इज ओके, बट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड टू यू। गवर्नमेंट कहाँ छोड़ने वाली है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि 31 मार्च तक जो दोगे वो एडवांस टैक्स है, लेकिन जो ड्यू डेट्स बताई गई हैं, फर्स्ट क्वार्टर के लिए 15 जून, सेकंड क्वार्टर के लिए 15 सितंबर, थर्ड क्वार्टर के लिए 15 दिसंबर एंड द फोर्थ क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर के लिए 15 मार्च। कितना कितना एडवांस टैक्स कब कब जाएगा, चूंकि हम तो पूरी कैलकुलेट करेंगे इनकम। मान लो ये पूरे साल भर की इनकम मैंने कैलकुलेट की और उस पर टैक्स बना 25,000, तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, 25,000 का 15% हमको फर्स्ट क्वार्टर में दे दो, 45% हमको सेकंड क्वार्टर में दे दो, 75% हमको थर्ड क्वार्टर में दे दो और 100% यानी पूरी 25,000 हमको आप फोर्थ क्वार्टर में दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि 25,000 का 15% जो होता है दैट कम्स टू 3,750। गवर्नमेंट कहती है आप हमें यहां पर दे दो 3,750, अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाओ।
फिर गवर्नमेंट कहती है 25,000 कमाओगे ना, चलो सेकंड क्वार्टर खत्म हो रहा है, चलो 45% दे दो। तो अब मैं 11,250 इन टोटालिटी आई हैव टू पे 11,250, इट मींस द अमाउंट विच आई हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट शैल बी डिडक्टेड एट ऑल। इट मींस हमारी अब जिम्मेदारी केवल 7,500 की होगी सेकंड क्वार्टर। इन टोटालिटी देखो तो दोनों मिलाकर मैंने 45% अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। फिर कहती है गवर्नमेंट की 25,000 का 75% दे दो हमको थर्ड क्वार्टर में, तो 18,750 गवर्नमेंट चार्ज करने जा रही है, जिसमें से 3,750 मैंने फर्स्ट क्वार्टर का और 7,500 सेकंड क्वार्टर का ऑलरेडी दे रखा है। तो हमने तो 11,250 का टोटल पेमेंट ऑलरेडी कर रखा है। इसका मतलब हमारी फिर लायबिलिटी जो बनी वो 7,500 की बनी। अब लास्ट में जो बनेगी वो बनेगी आपकी 6,250 की बची हुई। इसका मतलब आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, सर यहाँ तो 100% की लायबिलिटी बनेगी, फर्स्ट क्वार्टर में हमने इतना पेमेंट कर दिया, सेकंड क्वार्टर में इतना पेमेंट कर दिया और थर्ड क्वार्टर में इतना पेमेंट कर दिया, बचा हमारा 6,250। दिस इज द लायबिलिटी ऑफ द फोर्थ वन क्वार्टर। इस तरह से कुछ कैलकुलेट करना है। मेरे हिसाब से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि एडवांस टैक्स का पेमेंट करना कैसे होता है। और गवर्नमेंट ने ये डेट किसके लिए दी है? 44 एडी और एडीए वालों को छोड़ करके। अच्छा, एडी और एडीए वालों को छोड़ा क्यों गया? बिकॉज दे हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ एडवांस, दे हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन देयर प्रिजम्पटिव बेसिस इनकम, और वो साल के अंत में पता चलेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करना, आप ना एक ही क्वार्टर में 15 मार्च आपकी हम डेट बता देते हैं। कौन सी डेट? इसी में ही एंटायर अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स एक ही किस्त में जमा कर देना, आपके ऊपर 4 किस्तों का कोई सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। ये केवल और केवल 15 मार्च तक आप पेमेंट कर दो। 31 मार्च तक भी जो पेमेंट करोगे दैट शैल बी ट्रीटेड एज एन एडवांस टैक्स, मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन 15 मार्च आपके लिए एक ड्यू डेट बता दी गई है, ये मैंने चीज बता दी। अगर डेट ऑफ पेमेंट की जो ड्यू डेट है उस दिन बैंकिंग हॉलीडे है तो उसके अगले दिन आपको अपना टैक्स जमा कर देना है। ये था आपका हिसाब। कंपनियों के लिए कहा गया, कोई भी कंपनी होगी उनको मैंडेटरी है ई पेमेंट ऑफ टैक्स करना। ई पेमेंट यानी कि ऊ पेमेंट, सॉरी ऊ पेमेंट में नहीं जाएंगे, ई पेमेंट जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। और जो भी कंपनियों को छोड़कर, कॉर्पोरेट एसएससीज को छोड़कर बाकी जितने भी बचे, अगर वो टैक्स ऑडिट के अंदर आते हैं तो भी उनको ई पेमेंट ऑफ टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। और टैक्स का मतलब जब मैं यहाँ टैक्स 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 की बात करता हूं तो टैक्स इटसेल्फ आता है और इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी शामिल होती है। अगर कोई अपनी इंस्टॉलमेंट समय पर पेमेंट नहीं करता तो वो एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाता है उस इंस्टॉलमेंट के लिए। तो वहां पर फिर एसएससी इन डिफॉल्ट के सेक्शन 201 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कितना इजी है सिस्टम भाई ये। तो जिस दिन आप चेक देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कहती है ठीक है दिस इज द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, दैट इज ओके, हम मान लेते हैं आपने अमाउंट दे दिया, लेकिन डिसऑनर नहीं होना चाहिए। अगर ये ऑनर हो गया बाद में तो ठीक है, जिस दिन आपने हमको चेक दिया दैट वुड बी द डेट ऑफ द पेमेंट, बट द चेक शुड नॉट बी डिसऑनर्ड। अच्छा जी, ये भी याद रखें। अगर आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप रिटर्न नहीं दाखिल करोगे। भैया आपने एडवांस टैक्स दिया है, रिटर्न दाखिल नहीं की, अब तो सरकार का काम बनता है साल खत्म होने के बाद जब आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल करोगे तो गवर्नमेंट शैल कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन लॉज एंड रेगुलेशन, यानी इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा आपकी रिटर्न ऑफ इनकम को देखते हुए, और देखा जाएगा आपने एडवांस टैक्स सही तरीके से पेमेंट किया था या नहीं किया था। अदरवाइज 234 ए बी सी डी ई एफ सारे प्रोविजन से देखा जाएगा आने वाले समय में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एडवांस टैक्स सही समय पर सही तरीके से पेमेंट किया है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, स्टिल यू आर नीडेड टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। जी, एग्रीकल्चरल इनकम को भी हम लोग कंसिडर करते हैं एडवांस टैक्स के कैलकुलेशन में। थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें आप लोग ये चीज सीखेंगे। एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है ये कहानी बताई गई है। एन एसएससी हैज टू एस्टिमेट हिज करेंट इनकम, एस्टिमेट करना पड़ता है जिस पर उसको एडवांस टैक्स देना है। उसको इस एस्टिमेशन का डिटेल असेसिंग ऑफिसर को नहीं देना जब तक कि असेसिंग ऑफिसर उससे नोटिस सर्व करके डिटेल ना मांग ले। अगर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है तो उसको एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा उन रेट से जो रेट्स इन फोर्स हैं उस करंट ईयर के लिए। हाँ या ना? भले ही उस एसएससी ने कभी इसके पहले टैक्स दिया हो या ना दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब फालतू की चीजें हैं।
चलिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखता हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Find out the amount of advance tax payable by Mr. A in the specified dates under the Income Tax Act 24-25 previous year and financial year। 25-26 असेसमेंट ईयर, लेकिन यहाँ असेसमेंट ईयर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर का टैक्स हम प्रीवियस ईयर में ही एज एन एडवांस टैक्स दे रहे हैं। बिजनेस इनकम है उसकी 4,85,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जुलाई के पहले है, तो इसका टैक्स रेट होता है 20%, यानी इस पर जो टैक्स आएगा दैट इज 12,000। विनिंग फ्रॉम लॉटरी है 12 जून को, तो ये 30% हो जाएगा, तो 15,000। और जरा ढंग से देखें तो ये वाला भी फर्स्ट क्वार्टर में आ गया, अप्रैल मई जून वाले में, और ये भी हमारा फर्स्ट क्वार्टर में आ गया। सर ये मतलब क्या हुआ फर्स्ट क्वार्टर? अरे भाई थोड़ा पेशेंस रखें। ये क्या दिया हुआ है? दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टर एंड व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो योर फर्स्ट क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है, अदर इनकम ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ ठीक है। केस 1 के हिसाब से उसने टीडीएस का पेमेंट किया 31, या केस 2 के हिसाब से 15,000। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। अब आपसे कहा जाता है चलो भाई एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करो। मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं, ये जो मैंने रेड कर दिया इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। केस 1 को ध्यान रखते हैं, 31,000 आपने एडवांस टैक्स का सॉरी टीडीएस का पेमेंट किया हुआ है। अब अगर मैं कहूं कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो आप कैसे करेंगे? जरा देखें, फाइनेंशियल ईयर 24-25 इसने क्या एस्टिमेट किया कि भाई मेरी साल भर की इनकम 4,85,000 होगी। पीजीबीपी 4,85,000 प्लस कैपिटल गेन, ये भी फर्स्ट क्वार्टर में ही आ गया। अभी हम छोड़ देते हैं फर्स्ट क्वार्टर में आया नहीं आया, दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग, 60,000। हमें एस्टिमेट निकालनी पड़ेगी करेंट इनकम, और विनिंग फ्रॉम लॉटरी दैट इज 50,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, और 10,000 है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट इनकम, और कौन सी इनकम है? 5,000 अदर इनकम है, $10,000 इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ। टोटल कितना हो गया? 65,000। अच्छा, ये हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से माइनस कर देंगे सेक्शन 80C डिडक्शन पीपीएफ का, दैट इज 10,000। टीडीएस है 31,000, ठीक है बाद में देखते हैं। अब जरा देखेंगे कितना आया, 485 प्लस 60,000 प्लस 65,000, 6,10,000। ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है। इसका मतलब टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 6 लाख, 6 लाख। अच्छा, इस 6 लाख पर टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले एलटीसीजी जो जुलाई 2024 के पहले है, कितनी है? दैट इज योर 60,000। तो 60,000 पर टैक्स लगा दो 20% के हिसाब से। स्पेशल टैक्स रेट्स है ना, तो आंख बंद करके इस पर 20% टैक्स लगा दो। लॉटरी की भी इनकम है, 115 बीबी के हिसाब से लगता है,
50,000 का 30% इस पर टैक्स लग जाएगा, फ्लैट रेट होता है इस पर भी 15,000। अच्छा, बची क्या हमारी रेस्ट इनकम। जो हमारी रेस्ट इनकम बची वो कितनी बची सर, 1,10 तो निकल गया, ये 1,10,000 निकल गया। अब 1,10 का तो कोई लोचा नहीं है, इसका मतलब टोटल अमाउंट था 6 लाख रुपए इनकम और 1,10,000 निकल चुका, 490 बचा। 490 में फर्स्ट रुपीज 2,50,000, भाई स्लैब रेट का आएगा ना, नील हो जाएगा। रेस्ट रुपीज 2,40,000, 490 में से अगर ये निकल गया तो 5% के हिसाब से आ जाएगा, दैट इज 12,000, 39,000 प्लस सरचार्ज प्लस HEC 39,000 का 4%, 1,560, ये आ गया 40,560 टोटल टैक्स पेबल। इसमें से TDS TCS लेस कर दो। हमने कितना TDS TCS दे रखा है ऑलरेडी, जरा देखें तो 31,000। तो बचा कितना 9,560। जरा देखें, अब चूंकि ये अमाउंट 10,000 से कम है तो कोई टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं हुई, एडवांस टैक्स के प्रोविजन लगेंगे ही नहीं आपके ऊपर, झंझट ही खत्म हो गया आपका। तो हाँ, प्रॉब्लम तो उस समय आएगी जब आपने एडवांस टैक्स केवल 15,000 रुपए पे किया होगा। कितना, दैट वॉज योर केस ए। अगर मैं बात करूं केस बी की, तो केस बी में आपका अमाउंट तो आएगा टोटल 40,560, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और टीडीएस आपने पेमेंट किया है 15,000, तो आपका जो नेट टैक्स लायबिलिटी अभी बचा हुआ है दैट इज योर 25,560। बोलो, अब जब 10,000 से अधिक है तो एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी बनेगी। हाँ सर, कितना कितना बनेगा, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट क्वार्टर में ही कैपिटल गेन था और फर्स्ट क्वार्टर में ही आपका लॉटरी की इनकम थी, तो कुछ सोचना ही नहीं है। 25,560 का 15% निकाल लें आप, दैट कम्स टू 3,834। ये आपको 15 मार्च तक देना है, दे देना है। सेकंड क्वार्टर आपको, सॉरी, जून तक देना है, और सेकंड क्वार्टर आपको सितंबर तक दे देना है। कितना होता है सर, 25,560 का 45%, अरे बोल लो, ये आ जाएगा 11,502 माइनस पेड इन क्वार्टर वन, वो तो ऑलरेडी आप पे कर चुके हो, तो 3,834 पे कर चुके हो, माइनस कर दो 7,668। ये आपकी लायबिलिटी बनी 15 सितंबर तक। थर्ड क्वार्टर की आपकी जो लायबिलिटी बनेगी वो 15 दिसंबर तक बन जाएगी। 25,560 का 75%, अरे बोल लो, हाँ सर, ये आ गया 19,170 माइनस पेड इन क्वार्टर वन माइनस पेड इन क्वार्टर टू। आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो ना एडवांस टैक्स को, क्वार्टर वन में आपने किया 3,834 और क्वार्टर टू में आपने किया 7,668।
कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो माफ करना, सही है क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वार्टर का सेम आ जाता है, 30% का डिफरेंस होता है। अच्छा, अब आते हैं फोर्थ क्वार्टर की बात करते हैं। और इसकी ड्यू डेट होगी 15 मार्च तक। 25,560 का 100% जाएगा, 25,560 का कितना जाएगा, टोटल कितना पेबल होगा, जिसमें से पेड इन क्वार्टर 1 जो होगा वो आप माइनस कर दो, ऑलरेडी तो पे कर चुके हो ना भाई, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में जो जो पेड किए हो वो सब माइनस कर लो। जो बचेगा ये टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी आपकी फोर्थ क्वार्टर की। सिक्स 6340, तो लास्ट वाला कितना आया 6340, 90 देख लेंगे, 4090 जितना आया सब ठीक है। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो। 3834 है, ओके, ये गड़बड़ है, ये 3834 है, -50, 6290, ठीक है ना, यही आएगा। तो अब आप इसको नोट कर लें, और मुझे लगता है आपको अब ये तो समझ में आ गया हाउ टू डील विद दोज सिचुएशंस वेयर वी आर नीड टू मेक द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड हाउ इट इज कंप्यूटेड। अ सिंपल क्वेश्चन वाज देयर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान में रखना है। पिक लेना हो पिक ले लें, स्टॉप करना हो स्टॉप कर लें, भगाना हो तो रोक लें अपने आप को 2 मिनट के लिए। चला जाए क्वेश्चन नंबर 2। कहता है बिजनेस इनकम है 1,75,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ध्यान दें, क्या दें, अरे क्या मांग रहा हूं मैं, सेकंड क्वार्टर का ध्यान दें, ये अप्रैल मई जून में नहीं है, जुलाई अगस्त सितंबर का केस है, तो ये सेकंड क्वार्टर का केस। क्या फर्क पड़ जाएगा अभी देख लेते हैं। 175 बिजनेस इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बैंक इंटरेस्ट और टीडीएस में बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम पर टीडीएस है, ये याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आया कि आई वॉज अनेबल टू calculate the income of capital gain in the first quarter, means I was not seeing a dream, मुझे कोई सपना नहीं आ रहा था कि भैया आपको सेकंड क्वार्टर में इतना कैपिटल, यस बातचीत चल रही होगी, होपफुली मैच्योर भी हो सकता है, दिमाग में आ रहा हो कि हो जाएगा वो डील, लेकिन कैपिटल गेन का असली कैलकुलेशन तो तभी हो पाता है ना, लॉटरी वगैरह जू वगैरह तभी पता चल पाता है जब आपके हाथ में वो इनकम आती है। प्रैक्टिकली हम ये सोच ले कल मैं 1 करोड़ की लॉटरी जीत लूंगा, अरे कैसे पॉसिबल है ये। तो वही चीज कैपिटल गेन और लॉटरी वगैरह की स्पेसिफिक इनकम को आप किनारे कर लो, उसी क्वार्टर से टैक्स लगाना स्टार्ट करें जिस क्वार्टर में ऐसी इनकम्स अराइज हुई हैं। अदरवाइज आप एक नॉर्मल इनकम कैलकुलेट करते हो, तो इसका मतलब ये नॉर्मल इनकम है 1,75,000 साल भर होगी, बैंक इंटरेस्ट आपकी नॉर्मल इनकम है, इसका मतलब इनकम 2 पार्ट में टूटी है, 1,85,000 अलग कर लो और 2,50,000 अलग कर लो। बात समझ में आई, क्लियर है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। एसएससी कौन है, एसएससी कंपनी है, तो इसमें तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट होती नहीं है, चूंकि ये कैपिटल गेन है और ये अदर इनकम्स हैं, तो इस पर 30% का टैक्स लगेगा कंपनी के ऊपर और इस पर 20% का टैक्स लगेगा। ये 50,000 की टैक्स आ गई और ये 55,500 आ गया, क्या 55,500, यस। इतना तो हमें एडवांस टैक्स देना है, मुझे मालूम है, क्योंकि 10,000 से ऊपर की लायबिलिटी है, मुझे इस पर एडवांस टैक्स देना है। सरचार्ज तो नील रहेगा, प्लस एचईसी तो 4% देना ही देना है, 2,220।
अच्छा माइनस कर ले टीडीएस अगर होगा तो पीजीबीपी का ही है तो पीजीबीपी का ही माइनस करेंगे, कितना है 20,550। यह आ जाएगा 37,170 और ये आ जाएगा आपका 51,000। ये वो टैक्स पेबल है जो आपको देना है गवर्नमेंट को। आप तो श्योर है ना इतना टैक्स बनेगा, 10,000 से ऊपर है टोटल इतना टैक्स देना है, ये बिजनेस की इनकम पर और ये कैपिटल गेन पर, इसके लिए आप श्योर हैं? हाँ सर बिल्कुल श्योर हैं। तो एक काम करो, इसको 4 किस्तों में तोड़ दो। 15% फर्स्ट क्वार्टर, 45%, 75% एंड 100%। बोलो, इसको भी 4 क्वार्टर में तोड़ लो। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ करने दो, बात ही तो करनी है। 15, 45, 75 एंड 100। क्वार्टर फर्स्ट, quarter second, quarter third and fourth in the same way, first, second, third and fourth। अब जरा ढंग से देखें, 15% में दे दूं 5576, चलो 45% में दे दूं 16,726, इसमें से माइनस कर दो 5576 क्योंकि ऑलरेडी हम तो टैक्स पे कर चुके हैं 11,150। 75% निकालते हैं, 27,877, 78 कर देते हैं। इसमें से जितना पेड है वो माइनस कर देते हैं, -5576 माइनस 11,150, तो ये आ जाएगा 11,151। ठीक है, वही आता है सेकंड और थर्ड में 30% का डिफरेंस होता है। तो फोर्थ क्वार्टर में कितना हो जाएगा, 100% देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 37,170 और ऑलरेडी हम 27,878 पेमेंट कर चुके हैं तीनों मिला करके। ये आ जाएगा आपका 9292। आ रहा है ना? ठीक, अब आते हैं इस इनकम पर। फर्स्ट क्वार्टर में आपको तो सपना आ नहीं रहा था कि हमको कैपिटल गेन की लायबिलिटी पेमेंट करनी है, तो नील हो जाएगा। लेकिन सेकंड क्वार्टर में कैपिटल गेन है, लेकिन आपको टैक्स जो देना है एडवांस टैक्स का, दैट इज 45%, तो टोटल बनता है 51,000, उसका 45% आप दे दो ना, 22,950। इसके पहले तो कोई पेमेंट हुआ नहीं था, तो इसका मतलब आपको अपनी 45% लायबिलिटी आपको यहां पर मीट आउट करनी है। अब समझ में आया मैं क्वार्टर क्वार्टर क्यों चिल्ला रहा था। 75% की बात करते हैं, 38,250, इसमें से 22,950 चला गया है, 15,300। अब बराबर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दोनों में 30% तो था नहीं, लास्ट में हमको पूरा 51,000 देना है और मैंने अब तक 38,250 दे दिया है। बारह 750, 52,000 क्यों 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 क्यों? ओके, ये 2,000 होगा। उप्स, 52,000 था। उप्स उप्स, 52,000 था। 52,000 का 45%, 23,400, गड़बड़ हो गई, छुट्टी हो गई। दोबारा कर लेते हैं।
75% कितना हो जाएगा? मुझे 4% जोड़ना था, पता नहीं क्या कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फर्स्ट क्वार्टर में आपकी जिम्मेदारी कितनी बनेगी? सर फर्स्ट क्वार्टर में हमको ये और ये पेमेंट करना है, यानी फर्स्ट क्वार्टर में नॉर्मल इनकम पर 5576 और कैपिटल गेन पर 0। सेकेंड क्वार्टर में कितना पेमेंट करना है? सर 11150 और 23400, ये सेकेंड क्वार्टर में है। थर्ड क्वार्टर में कितना करना पड़ेगा? ये दोनों कर देंगे। और फोर्थ क्वार्टर में कितना करेंगे? आप ये का पेमेंट कर देंगे। बात समझ में आई? दोनों को जोड़ करके तो ये ऐड करके दिया हुआ है आपके सामने। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था और देखें ना कितनी आसानी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। दैट वाज योर सॉल्यूशन 2। नोट कर लें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करें और मुझे नहीं लगता अब इस चैप्टर में कुछ बचा है। जो मुझे पढ़ाना था मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, एडवांस टैक्स कितना बनेगा? बिजनेस इनकम इतनी है जिसमें से टीडीएस इतना है, एग्रीकल्चर इनकम इतनी। मैंने कहा क्वेश्चन आएगा एग्रीकल्चर इनकम का, दैट इज योर एग्रीकल्चर इनकम क्वेश्चन। मान लो ये नॉर्मल इनकम है, टैक्स निकाल लो। 4,91,000 प्लस 86,000 ऐड करके 4,91,000 प्लस 86,000 ऐड करके निकाल लो इनकम। इंडिविजुअली होगा पक्का है? हाँ। इसमें से 2.5 लाख तो माइनस कर दो, 5 लाख से अधिक इनकम है तो रिबेट तो मिलना नहीं है, 3,27,000। इसमें से 2.5 लाख पर अपना इनकम टैक्स लगा दो और 2.5 लाख पर 5% 12,500, तो बचा 77,000। इस पर लगा दो 20%, तो 15,400 प्लस 12,500, टोटल आ गई 27,900। देखिए आ गई ना। नॉर्मल इनकम मानते हुए एडवांस एग्रीकल्चर इनकम को अपना टैक्स लगा लो। फिर एग्रीकल्चरल इनकम प्लस 2.5 लाख जोड़ लो, 2,50,000 प्लस 77,000, 77 ही था, 86,000 सॉरी, तो ये आ गया 3,36,000। इसमें से 2.5 लाख हटा दो, बाकी पर आप 5% ले लो, 4,300 माइनस कर दो, जो बचा ये आपका नॉर्मल टैक्स बनता है, इस पर सरचार्ज निल है, एचईसी 4% ऐड कर लो, जो बचा आपका टैक्स पेबल होगा। इसमें से टीडीएस 544 है, माइनस कर लो, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई 10,000 से ऊपर। अब आप इसको इंस्टॉलमेंट में आप तोड़ लें, हो गया 15, 45, 75, 100। दिस इज योर आंसर। क्या था इसमें भाई? एग्रीकल्चर इनकम पढ़ा है ना, हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग खुद होमवर्क करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम दी हुई है। 36,000 पर मंथ है, इंटू 12 कर लेंगे, 4,32,000 माइनस 27,000 म्यूनिसिपल टैक्स 4,05,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 283,500। देखें हाउस प्रॉपर्टी का कितना आ गया, बाकी बचा बिजनेस इनकम ऐड कर लें, इसमें 475 ऐड कर लिया, बाकी इसमें विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, नेट ऑफ टैक्स है, नेट ऑफ टीडीएस है, तो 30% होता है, इसका मतलब ग्रॉस कितना हुआ होगा? 1 लाख, 1 लाख का 30% घट करके हमको 70,000 मिला, तो भैया ग्रॉस ले लो 1 लाख। आपकी टोटल इनकम हो गई इतनी। अब इसमें से हमको माइनस करना है सेक्शन 80C, हाँ या ना? तो 8 लाख में से जो बचा उसको माइनस कर लो 30,000, जो बचा अब आप इस पर अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे, जैसे निकालना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से निकालना है। चैप्टर इज डन, कुछ था ही नहीं इस चैप्टर में। नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके सामने मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।